इस तरह से अगर सरकार चलेगी 5 साल और, तो इन्होंने तो पहले ही आपको बता दिया क्या करने जा रहे हैं। इनके नेता हर जगह जाके कहने लगे कि हम संविधान को बदलेंगे। ये बात फैलने लग गई, जनता समझने लग गई कि अगर संविधान बदल डाला इन्होंने तो हमारे अधिकार गए, हमारा आरक्षण गया, हमारे वोटों का अधिकार गया, जाने क्या क्या कर सकते हैं ये लोग। जब ये बात फैलने लग गई तो अचानक मोदी जी को लगा कि अरे अब वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता में ये बात फैल गई है, जनता नाराज हो जाएगी। तो अब मंचों से कहने लगे हैं कि नहीं नहीं, हम संविधान को नहीं बदलेंगे। फिर तुमने अपने नेताओं से क्यों कहलवाया सब जगह? क्योंकि नियत तो तुम्हारी यही है, नियत तो यही है कि जनता के अधिकारों को कमजोर करो। इसका प्रमाण आपने देख लिया है। ये मीडिया खरी है, आजकल आपको कुछ सच्चाई नहीं दिखती टीवी पे। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि सारी मीडिया की कंपनी बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीद रखी है, तो आपको सच्चाई दिखाने वाला कोई नहीं रहा। आज आप जो टीवी पे देखते हैं उसको मानो मत, वो सच नहीं है। आज आपकी सच्चाई वही है जो आप जी रहे हैं, वही मिट्टी की तेल की किल्लत, वही चीनी की किल्लत, वही महंगाई, वही किसान के कर्ज, वही गरीबी की दलदल। ये है सच्चाई आज इस देश की। और सबसे घिनौनी सच्चाई ये है कि इस देश की सरकार को कोई परवाह नहीं है, इसका कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी कट चुके हैं आपसे, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। मैं उनको चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर बताएं कितने घरों में गए हैं वाराणसी के अंदर, कितने गरीबों के घर के अंदर गए हैं। मैं चुनौती देती हूं उनको कि बताएं कि वाराणसी में जितनी समस्याएं, वो जानते भी हैं क्या समस्याएं हैं। जो मल्लाहों की समस्या है, जो नाव की समस्या है वहां, वो जानते हैं। जो पट्टों की समस्या है जानते हैं, किसानों की समस्याएं आज जानते हैं। क्या वो समझ पाते हैं कि किसान किस तरह जी रहा है? हर चीज के लिए, बेटी की शादी करनी है कर्ज लेना पड़ता है, बच्चे को शिक्षा दिलवानी है कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुकाया नहीं जाता है, खाद नहीं मिलती, वितरण केंद्र बंद है सरकारी, प्राइवेट में जाना पड़ता है, प्राइवेट में खाद नहीं मिलती, लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्या प्रधानमंत्री को बताने वाला कोई है भी? सारे सलाहकार डरपोक हैं, डरते हैं उनसे, चमचों से इर्द गिर्द भरे हुए हैं। चमचा तो वही बताता है जो सुनना चाहता है नेता। कट गए हैं एकदम आपसे। और इसका सबूत क्या है? आप जब टीवी पे प्रधानमंत्री को देखते हैं तो आपने कितनी बार देखा है कि कोई गरीब उनके पास आ रहा है, कि आपके बीच आ रहे हैं? आप तो उनको रोड शो पे भी देखते हैं तो ऐसी ट्रक पे चल रहे हैं, इस तरफ सुरक्षा कर्मी, उस तरफ सुरक्षा कर्मी, जनता तो उधर है। और अगर कोई आना भी चाहे तो ऐसे करके उसको आने देंगे कि जैसे वो कोई आतंकवादी हो कि उसको मारने जा रहे हैं। ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये ना हमारी धार्मिक परंपरा है और ना हमारे देश की राजनीतिक परंपरा है। इस देश की राजनीतिक परंपरा की नींव महात्मा गांधी ने डाली। महात्मा गांधी सब चीज धर्म के आधार पर करते थे, मतलब सत्य का पथ को पकड़ा था और सत्य के पथ पे चलते थे। इतने बड़े साम्राज्य को शिकस्त देने वाले महात्मा गांधी इकलौते थे इस पूरी दुनिया में जिन्होंने अहिंसा, बगैर हिंसा किए इस साम्राज्य को पटका। इकलौते ऐसे नेता थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी तो उनके मुंह से क्या निकला? क्या निकला? हे राम, हे राम निकला। वो एकदम एक धार्मिक इंसान थे और इसीलिए उनको महात्मा का नाम दिया था। एक महान आत्मा थे जिसने इस देश की राजनीति का आधार डाला, नींव डाली। और वो नींव ये थी कि सत्य के पथ पे चलना है, सेवा करनी है और जनता को हर पल सर्वोपरि रखना है।
यही इस देश की राजनीति रही है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपके घरों में आती थी। मैं छोटे से छोटे दूर दराज इलाकों के गांव में जाती हूँ तो कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष मिलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दादी यहाँ आई थी तुमसे पहले। आज सुविधा है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। उस समय कोई सुविधा भी नहीं थी, लेकिन वो पहुंच जाती थी। उनकी फोटो है, हाथी पे चढ़ के जा रही है गांव में जहां रास्ता नहीं है, कि किसी न किसी तरह संकट में है मेरे लोग, किसी न किसी तरह से मुझे जनता के पास पहुंचना है। और आज ये प्रधानमंत्री जो आपकी संकटों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, आपके बीच आना ही नहीं चाहते। आप टीवी में देखते हैं साफ सुथरे कुर्ते पजामे में, एक बाल इधर से उधर नहीं, कोई इनके पास नहीं, उनकी परछाई ही दिखती है। बस ऐसे ऐसे दो चार नेताओं को भी नहीं खड़ा करते, सब दूर दूर रहते हैं उनसे। जनता से तो एकदम कट गए हैं। सच्चाई ये है कि अगर आज आप बदलाव नहीं लाओगे देश में, तो ये देश जिस खाई में जा रहा है उससे निकलेगा नहीं। और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अलग अलग स्तर पे क्या हो रहा है। एक तो समाज में फूट डाली जा रही है, समाज में फूट डाली जा रही है, आपको डराया जाता है, आपको बहकाया जाता है, आपका ध्यान भटकाया जाता है, आपकी बात नहीं होती। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की बात नहीं होती। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सब बातें नहीं होती। बातें होती है फिजूल की। धर्म के नाम पे वोट लिया जा रहा है। सारे नेताओं की आदत बिगड़ गई है। सुन लीजिए, बच्चों की आदत आप ठीक कर लेती हैं। बच्चा गलत करता है, झूठ बोलता है, टोक देती हैं, थप्पड़ भी मार लेती है, कभी कभी डांटती है ना। नेताओं की आदत क्यों बिगड़ने दे रही है? नेता समझ गया है, चुनाव के समय में आऊंगा, धर्म की बात करूंगा, जनता के जज्बातों को उभारूंगा, वोट मिल जाएगा, मैं खुश, जनता जाए अपने घर और मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक जमाने में आप इंदिरा जी की जवाबदेही लेते थे। राजीव गांधी जी आते थे, प्रधानमंत्री थे, आते थे, महिलाएं उनसे पूछती थी, अच्छा भैया आपने कहा था कि यहाँ पे आप नलका लगवाएंगे, ये नलका नहीं लगा है, ध्यान से सुन लो भैया, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, लेकिन तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम नलका नहीं लगाओगे। ये थी हमारी राजनीतिक परंपरा। और प्रधानमंत्री श्रद्धापूर्वक जनता की बात सुनते थे, उनकी डांट सुनते थे और कहते थे हाँ हम कर लेंगे, ये आपके 6 महीनों में हम करके दिखाएंगे, क्योंकि जवाबदेही थी। आज आदत बिगड़ गई है। आदत इतनी बिगड़ गई है कि मोदी जी से लेके छोटा से छोटा भाजपा का नेता आपके काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ सोचता है कि धर्म का नाम लो, भगवान का नाम लो और वोट मिल जाएगा। और ये आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे चलते चले गए हम, तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला है। आज चुनाव चल रहा है, पूरे देश में चुनाव है, चुनाव के बहुत सारे चरण हो चुके हैं। आज तक ये लोग मंच पे खड़े होकर सिर्फ यही बातें कर रहे हैं, कोई भैंस चुराने वाली बात, कोई मंगलसूत्र वाली बात, कोई धर्म की बात, कोई मंदिर मस्जिद की बात, ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन असली बात नहीं हो रही है। और असली बात करने का समय आ गया है। आपको अपने भविष्य का और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। भविष्य बनाना है बच्चों का, तो अभी से शुरू करो। कांग्रेस पार्टी गारंटी लाई है। गारंटी का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हाँ ये सारे नेता एक जैसे हैं, ये भी आके कह रही है, देखेंगे करेगी कि नहीं, तो आप कांग्रेस के प्रदेशों में देखो। कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी थी।
मैं आपको बताती हूँ और आप जानकारी कर लो, आप पता कर लो। कोई आपका रिश्तेदार या किसी जान पहचान का इन प्रदेशों में रह रहा है तो पूछो कि ये आवारा पशु की समस्या थी छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी ने इसको कैसे सुलझाया। गौशालाओं को इतना मजबूत कर दिया कि मेरी बहनें, वहां की बहनों को रोजगार मिल रहा था, गौशाला में 60-70 हजार रुपए कमा रही थी, सारी सुविधाएं थी, गोबर खरीदा जा रहा था। तो जब गोबर खरीदा जा रहा था तो लोग आवारा पशु को रख रहे थे, देखभाल कर रहे थे, क्योंकि गोबर बिक रहा है, आमदनी मिल रही है, तो हम देखभाल कर ही लेते हैं। तो ये समस्या ही खत्म हो गई। यहाँ की गौशाला देखो, न चारा है, न पानी है, धूप में पड़े हुए हैं जानवर, न खाने को मिल रहा है, न पीने को मिल रहा है। आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप गौ माता की बात कर रहे हैं, चुनाव के समय करेंगे और बाकी समय गौ माता पड़ी रहे धूप में, बगैर पानी के, बगैर खाने की। तो ये स्थिति है, तो आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस की जो गारंटी है उसमें महिलाओं के लिए सुन लीजिए, और बहुत भी है, ये पर्चा है आपके पास, इस पे भी लिखा है। मैं कह रही थी कि जहां जहां सरकार है वहां हमने पूरा किया है। कर्नाटका और तेलंगाना में जो गरीब परिवार है उसमें जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 2-2 हजार रुपए डाले जा रहे हैं आज के दिन। कर्नाटका में तो महिलाएं इतनी खुश हैं, मुझे इतनी खुशी होती है ये बात बताते हुए। सब जगह बस की यात्रा मुफ्त की है, तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं, दूर दूर मंदिरों में जा रही हैं, मायके में जा रही हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, एकदम मुफ्त। ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 25 लाख का इलाज मुफ्त करा रही थी। हार्ट पेशेंट मिले मुझे, पूरी सर्जरी मुफ्त हुई, लाखों की थी। 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य का बीमा मिल रहा था, सारा इलाज मुफ्त था। ये सारे काम हो रहे हैं और हो रहे थे कांग्रेस की सरकारों में। आज हम जो गारंटी लाए हैं उसमें हम कह रहे हैं देश भर में गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हम 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे। ये बनता है हर महीने 8,500 रुपए। तो हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में जाएंगे ताकि आप बचत कर पाए, आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए। आशा, आंगनवाड़ी और जो मिड डे मील वाली महिलाएं हैं उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाएगा, जो केंद्र का उसमें श्रेय है वो दुगना किया जाएगा। महिलाओं के लिए 50% सरकारी जो नौकरियां हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी। नौजवानों के लिए, जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आएगा, ताकि जब तक आपको स्थायी रोजगार नहीं मिले तब तक आपको ऐसा रोजगार मिलेगा जिसमें आप सीख पाए कुछ, और साथ साथ आपको 1 लाख रुपए सालाना आपकी आमदनी हो जाएगी। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, सरकार बनाएगी, जिससे अगर जो नौजवान अपना कारोबार खोलना चाहे या अपना छोटा बिजनेस बनाना चाहे उसकी सुविधा हो जाएगी, उसको उस फंड से पैसे मिलेंगे। ये जो पेपर लीक की समस्या है इसको खत्म करने के लिए एक सख्त कानून लाएंगे और एक पूरा जॉब का कैलेंडर बनेगा कि कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब नियुक्ति होगी। उससे इधर उधर कोई अधिकारी करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरे देश में श्रमिकों का शोषण होता है, ठेकेदार ठीक वेतन नहीं देते। हम कह रहे हैं कि श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम 400 रुपए प्रतिदिन का वेतन मिलना ही पड़ेगा। ये कानून बनेगा, ये आपका अधिकार बनेगा। इसके साथ साथ 30 लाख पद खाली पड़े हैं सरकारी, इनको भरने का काम कांग्रेस करेगी, जो मोदी जी ने नहीं किया है। किसानों के लिए जितने भी सामान आप खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। हमने पहले भी किसानों के कर्ज माफ किए हैं, छत्तीसगढ़ में किए, राजस्थान में किए।
हम पूरे देश भर में एक किसानों के कर्ज का एक स्थायी आयोग बनाएंगे, ताकि जब आप कर्ज में हैं, डूबे हैं और आपको सहायता की जरूरत है, आप उस आयोग में जाकर सहायता पा सकेंगे। एमएसपी जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो कानूनी अधिकार बन जाएगा किसानों का। जो भी सरकार आएगी हमारे बाद, वो कानून होगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही पड़ेगा, कोई सरकार पीछे हट नहीं पाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गारंटी हैं जो सारी मुझे याद नहीं है, इन पत्रों में आपको मिलेंगी, आप इनको ध्यान से पढ़िए। हमने करके दिखाया और हम करके दिखाएंगे। मैं कहना चाहती हूं जाने से पहले कि मेरी माताजी ने आपकी सेवा की, मेरी दादी जी ने आपकी सेवा की, दादाजी ने भी की, उनसे पहले पंडित नेहरू जी ने भी यहाँ पे किसानों के साथ आंदोलन किया, गिरफ्तार हुए, उनके पिताजी भी गिरफ्तार हुए। मेरे पिताजी ने अमेठी क्षेत्र में खूब सेवा की, इंदिरा जी शहीद हुई, उस समय आप ही की सांसद थी, पिताजी भी शहीद हुए, उस समय अमेठी के सांसद थे। पूरे परिवार ने हमेशा एक सेवा और समर्पण की परंपरा बनाई है आपके साथ, और आपने अपार प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है, इतना सम्मान दिया है कि हम जीवन भर उसे चुकाने की कोशिश करें तो नहीं चुका पाएंगे। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाने की कोशिश करेगी तो नहीं चुका पाएगी। हम आपके प्रेम और आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मेरे भाई, अगर आपके सांसद बनेंगे तो दिन रात एक करेंगे, आपके लिए कंधे से कंधे मिलाकर आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करेंगे, आपके लिए खड़े होंगे। उनके चरित्र के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। वो हमेशा सच बोलते हैं और कभी कभी मुझे भी उनका सच कड़वा लगता है। कभी कभी मुझसे भी ऐसी चीज कह देंगे कि मुझे लगता है कि क्या जरूरत थी मुझे बोलने की। बाद में सोचती हूँ कि सही बात बोली भाई ने, क्योंकि भाई हमेशा सच्चाई बोलते हैं, उनके चरित्र में ही है। वो आपको यहाँ के आपको गुमराह नहीं कर सकते, आपको फुसला नहीं सकते, झूठ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात यह है उनके चरित्र के बारे में कि बचपन से ही वो अन्याय नहीं सहना जानते। अन्याय जहां देखते हैं वो लड़ जाते हैं। उनको पसंद नहीं है बिल्कुल कि किसी के साथ अन्याय हो। तो वो देख रहे हैं कि जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, जनता को बार बार गुमराह किया जा रहा है, बार बार ध्यान जनता का भटकाया जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वो हमेशा आपसे सच ही बोलेंगे और हमेशा न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके लिए समर्पित है, मैं भी समर्पित हूं। आपसे उम्मीद यह है कि वोट डालने के समय आप पूरी जिम्मेदारी से सोच समझकर अपना वोट डालेंगे और अपने ही पक्ष में डालेंगे, अपने ही परिवारों को सक्षम बनाने के लिए, अपने ही भविष्यों को मजबूत बनाने के लिए।